सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। क्लास नंबर जो है 69 पर आ चुके हैं हम मेरे भाई, ठीक है। इससे पहले हम कितनी क्लास कर चुके हैं? 68 जो है सीक्वेंस वाइज हम क्लास कर चुके हैं। आई होप आप भी सीक्वेंस वाइज चल रहे होंगे, कंसिस्टेंसी आपने जो है बना के रखी होगी और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा जो है भूगोल चला हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कल हमारी क्लास जो है नहीं हो पाई थी और कल की भरपाई हम आज कर लेंगे। आज हम जो है कंप्लीट जो है जलवायु चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा ये इंडिया जीके जो है सीरीज चल रही है और इंडिया जीके का जो है ये लास्ट स्लॉट चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। लास्ट स्लॉट चल रहा है और लास्ट स्लॉट में हम क्या कर रहे हैं? भूगोल कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। हमारी ये जो सीरीज थी थोड़ा सा बता देता हूँ, 1000 MCQ की जो है हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी और ये सीरीज बिल्कुल बिल्कुल जो है अपने अंतिम छोर पर आ चुकी है। भूगोल चला हुआ था, इसके अंदर हम कुछ टॉपिक कर चुके थे। पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने भारत की नदियां की थी मेरे भाई, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमने क्या किया था? सेकंड चैप्टर हमने भारत की मिट्टियां की थी मेरे भाई, ठीक है। भारत की मिट्टी, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं भारत की मिट्टी। उसके बाद हमने कौन सा चैप्टर किया? उसके बाद हमने तीसरा जो है चैप्टर किया था भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। इसके बाद फोर्थ चैप्टर हमने क्या किया था? उसके बाद हमने सारे जो है भारत के भौतिक प्रदेश देख लिए थे। भौतिक प्रदेश देख लिए थे और आज हम यहां पर चैप्टर कौन सा करने वाले हैं? तो आज हम फिफ्थ चैप्टर यहां पर करने वाले हैं, भारत की जलवायु, ठीक है। भारत की जलवायु चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं और यकीन मानिएगा जो भारत का भूगोल है ना उसके अंदर जो मेन विस्तृत जो टॉपिक्स है ना, जो विस्तृत जो सिलेबस भारत का भूगोल का मानते हैं, तो मेन सब्जेक्ट मेन जो टॉपिक या फिर मेन जो चैप्टर कह लो वो यही है मेरे भाई, ठीक है। अगर ये आप चैप्टर अच्छे से कर लोगे ना तो यकीन मानिएगा भारत का जो भूगोल है 70-80% जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद जो है नॉर्मल बेसिक चीजें बचेंगी, जैसे कि क्या बचेगा? वन संपदा बचेगा, ठीक है। वन संपदा में भी आपकी स्टैटिक पर्यावरण आ जाएगा। उसमें जो है आपकी ISFR रिपोर्ट आएगी मेरे भाई, ठीक है। ISFR रिपोर्ट आएगी, ये भी कल वाले टॉपिक में हम करने वाले हैं। लेटेस्ट ISFR रिपोर्ट हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके छठे 7वें नंबर पर क्या आएगा? 7वें नंबर पर खनिज आ जाएंगे, ठीक है। खनिज लवण आ जाएंगे। उसके बाद क्या बच गया? एक दो चीजें और बचेंगी ज्योग्राफी की, जैसे कि और क्या बचेगा? और एक भूकंप बच जाएगा, ठीक है। भूकंप बच जाएगा। ऐसे टॉपिक कुछ, ये इतने बड़े टॉपिक नहीं है जितने बड़े टॉपिक ये थे। भारत की नदी होगी, भारत की मिट्टी होगी, भारत का सामान्य परिचय हो गया, भारत का भौतिक प्रदेश हो गया, भारत की जलवायु होगी। ये सारे टॉपिक जो थे इंपॉर्टेंट थे और ये जो है हम आज यहाँ पर करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? भारत की जलवायु जो है टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं और लास्ट में जो है ये मिसलेनियस आ जाता है, मतलब जो जिस टॉपिक में नहीं आता वो सारा मिसलेनियस में आ जाता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम जो है भारत की जलवायु को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है सारे भारत की जलवायु से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ पर ला के रख दिए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं और यहाँ पे 15 क्वेश्चन के बाद पूरा जो है डिटेल से आपको मैंने यहाँ पे जलवायु लिख दी है। जलवायु क्या होती है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। भारत में जो है 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, यहाँ पे आएगा ये देखो अल नीनो, ठीक है। ला नीना भी होता है, एक अल नीनो आता है। इन दोनों के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं हैं, आप सभी जानते हैं, ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। शीत ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु होगी, लौटता मानसून हो गया या फिर पश्चिमी मानसून हो गया, ठीक है। इन सभी के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं और पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में भी बताने वाला हूं। जेट स्ट्रीम क्या होती है, कहां से उठती हैं ये, और साइबेरिया की जो हवा होती है वो जो है कहां से आती हैं, कितनी खतरनाक भारत के लिए हो सकती है, एवरीथिंग डिटेल जो है मैं इस लेक्चर का ओवरव्यू यहां पर आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखोगे तो यकीन मानिएगा, इतना मेरा विश्वास है, भारत की जलवायु, जो आज हम भारत की जलवायु पढ़ने वाले हैं ना, इससे जो है सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको जो है ये चैप्टर समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आराम से बैठ जाइएगा, हेडफोन लगा लीजिएगा, लीड लगा लीजिएगा और आराम से सुनते जाओ और देखते जाओ, मैं जो यहाँ पर लिखता जाऊँगा मेरे भाई। समझ गए मेरी बात? चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं ना, तो जलवायु में आपको 2 शब्द याद रखने होंगे। सबसे पहले एक तो होता है मेरे भाई मौसम,
ठीक है, ये चीज़ें आपको पता भी होगी, फिर भी चलिए हम कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ होती है, दूसरी होती है मेरे भाई जलवायु। ठीक है, किसी को पता है मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है? तो मौसम क्या होता है भाई, मौसम के बारे में हम कह सकते हैं भाई, सुबह तो कुछ और मौसम था भाई, जैसे कि आजकल हमारे चला हुआ है, रुक जाओ एक मिनट, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। ठीक है, शाम को कुछ और, या फिर हम कह सकते हैं भाई किसी भी जगह के डेली एटमॉस्फेयर चेंज को, किसी भी जगह के डेली एटमॉस्फेयर चेंज को क्या बोलते हैं, मौसम बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा जो कल वाली वीडियो थी, कल तो नहीं आई थी, परसों जो वीडियो आई थी जिसमें हमने भौतिक प्रदेश किए थे, उसमें जो है आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट से मैंने देखे थे, उसमें जो है कुछ साथी बोल रहे हैं कि भाई जो ये मैं लिखता हूँ ना, यहाँ पे ओवरव्यू लिखता हूँ, इसको भी जो है नोट्स के साथ दिया करो मेरे भाई, जिससे जो है समझने में आसानी होगी। तो डोंट वरी, थोड़ा सा कमेंट पढ़ने में देरी हो जाती है क्योंकि कंटेंट में इतना बिजी रहता हूँ मैं, समय नहीं मिलता मेरे भाई। ठीक है, तो कल वाला मैं दे देता, अदरवाइज मैंने वो कमेंट जो था आपका बाद में देखा था मेरे भाई। ठीक है, तो डोंट वरी, मुझे कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। आज का जो ये भारत की जलवायु मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये इसी पीडीएफ के साथ जो है आपको सेव करके मिलने वाली है मेरे भाई। ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, सेव यहीं पर कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये पता चला आपको मौसम क्या होता है। तो मौसम ये होता है सुबह कुछ और है और शाम को कुछ और है, किसी भी जगह के डेली एटमॉस्फेयर चेंज को क्या बोला जाता है, मौसम बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्तमान में अभी क्या चली हुई है, आज कौन सी तारीख है, आज 8 मई तारीख है मेरे भाई। ठीक है, आज क्या है, 8 मई है आज। ठीक है, 8 मई तारीख है। अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे भाई, दिन में तो जो है मौसम गर्म हो जाता है और जो है सुबह और शाम इतनी ठंड हो जाती है मेरे भाई, जो है कूलर नहीं चलाया जाता, बंद करना पड़ता है मेरे भाई। तो ये क्या है, ये मौसम है मेरे भाई। सुबह का नहीं पता कि क्या मौसम रहेगा और शाम का नहीं पता जो है क्या मौसम रहेगा, लेकिन एक चीज हमें पता है, क्या एक चीज हमें पता है कि भाई यहां पे जो है ओस नहीं गिर सकती या फिर जो है कोहरा नहीं गिर सकता मेरे भाई। ठीक है, जो हमें पता चला ना, मतलब फॉर एग्जांपल कि ये सोचो मौसम है, मौसम डेली चेंज हो सकता है, मतलब सुबह कोई और मौसम है, शाम को कोई और मौसम है, जैसे कि सुबह भाई ठंडा हो गया और दोपहर को जो है गर्म हो गया। लेकिन एक चीज फिक्स है, क्या चीज फिक्स है, ये चीज फिक्स है भाई, जो है इस मौसम में जो है कोहरा नहीं पड़ेगा, मतलब कि इतनी ठंड नहीं पड़ेगी कि आपको जो है रजाई निकालने की नौबत आ जाए। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको ही मेरे भाई जलवायु बोला जाता है। ठीक है, अब जलवायु की डेफिनेशन सुन लो। जब लंबे समय, जब हम, यहां पे लिख देता हूं, जब हम, ठीक है, मौसम का लंबे समय तक, लंबे समय तक, कितने समय तक, लगभग 30 से 35, चलो 30 मान लो, कोई नहीं 30 ही मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, लगभग 30 वर्षों तक मौसम पर निगरानी रखते हैं। ठीक है, मौसम पर निगरानी रखते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है, आइडिया लगता है कि किस महीने में औसतन टेम्परेचर कितना रहेगा या कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक आई बात समझ में, मतलब 30 साल के अनुभव के आधार पर जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं उसे जलवायु कहते हैं, सिंपल सी बात है मेरे भाई। ठीक है, तो भाई मौसम का तो कुछ नहीं कह सकते भाई, मौसम के भाई सुबह ठंडा है और दिन में जो है गर्म है और रात को फिर जो है ठंडा हो गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते मौसम में कि भाई जैसे अभी मई चला हुआ है,
ठीक है। मौसम अभी भी सुबह ठंडा होता है, लेकिन इतना ठंडा नहीं होता कि हमें रजाई निकालने की जरूरत पड़ जाए या फिर हमें जो है कोट वगैरह निकालने की जरूरत पड़ जाए। ये जरूरत कब पड़ती है? जब हम 30 वर्षों तक किसी मौसम को लंबे समय तक निगरानी करते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन उसकी करते हैं, तो हमें जो है एक औसतन आइडिया लग जाता है कि भाई नवंबर दिसंबर में तो हमें रजाई निकालनी पड़ेगी और मई जून के महीने में जो है हमें सिंगल एक जो है टी शर्ट से काम चल जाएगा मेरे भाई। इसी को जो है 30 लंबे समय तक क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? मौसम और जलवायु का समझ आया। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं जलवायु के बारे में। फॉर एग्जांपल आप कहां पर रह रहे हैं? आप जो है हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, हॉस्टल के अंदर फॉर एग्जांपल आपका कोई मतलब रूम पार्टनर तो होते हैं ना, किसी भी हॉस्टल में रह रहे हैं, आपका कोई रूम पार्टनर है। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता, वो कभी भी आ जाता है, कभी भी चला जाता है, कभी भी जो है भाई आप सो रहे होंगे तो वो जो है ताला मार के चला जाएगा, कभी भी वो पढ़ने बैठ जाएगा, आप सो रहे हैं तो वो कह देगा मेरे भाई कि भाई लाइट जला ले, मुझे तो पढ़नी है। ये क्या है? ये मौसम है मेरे भाई। आपको उसका नहीं पता कि कब क्या करने वाला है। ये क्या है? ये मौसम है। लेकिन आपको 6 महीने उसके साथ रहते हुए हो गए या फिर आपको 1 साल हो गया उसके साथ रहते हुए, उसके बाद आपको जो है उसकी हरकतें पता लग जाएगी भाई कब है, कब आ रहा है, मतलब बकवास है भाई, इसका तो सौदा बेकार है। इस तरीके से आपको आइडिया लग जाता है एक लंबे समय के बाद। ये क्या है? ये है जलवायु मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? तो जो है मौसम और जलवायु की जो है डेफिनेशन हम देख चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, ज्यादा एक्यूरेट कौन है? ये क्वेश्चन है भाई आपके लिए। ठीक है, ये प्रश्न है किसके आधार पर है? अभी मैंने मौसम और जलवायु की डेफिनेशन दी है ना, इसी के आधार पर जो है मैं अभी आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ज्यादा एक्यूरेट कौन है? ज्यादा एक्यूरेट कौन है? एक्यूरेट का मतलब क्या है समझते हो? एक्यूरेट का मतलब, एक्यूरेट मतलब ज्यादा जो चेंज नहीं होता है। तो कौन हो जाएगा भाई? मौसम या जलवायु? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो मैंने इन्हीं डेफिनेशन के आधार पर आपसे पूछा है। दोनों डेफिनेशन मैंने बता दी, मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है, कब कब चेंज होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ज्यादा एक्यूरेट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज्यादा एक्यूरेट कौन है? एक्यूरेट का मतलब भी मैंने बता दिया, जो ज्यादा चेंज नहीं होता है, जो फिक्स है मेरे भाई, लंबे समय तक जो फिक्स है, वो क्या है? मौसम है या फिर जलवायु है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। एक और प्रश्न जो है ये डोंट वरी, आपसे नहीं पूछूंगा, ये मैं ही बताऊंगा। भारत की मौसम वेधशाला कहां पर है? मुख्य वेधशाला तो ये कहां पर है? नई दिल्ली में है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, नई दिल्ली में जो है ये मुख्य वेधशाला है भाई भारत की। ठीक है, बाकी क्षेत्रीय वेधशाला बहुत जगह है, जैसे कि कलकत्ता में हो गई, पुणे में हो गई, वो जो है उसके केंद्र, मतलब जो है छोटे छोटे पार्ट है, उप वेधशालाएं उनको बोलते हैं। लेकिन जो भारत की मुख्य वेधशाला है ना, वो नई दिल्ली के अंदर ही जो है अवस्थित हो जाएगी मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई। अब हम चलते हैं मेन चीज पर। ठीक है, अब जलवायु को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। जलवायु, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि किस किस चीजों से जो है जलवायु प्रभावित हो सकती है मेरे भाई। आई बात समझ में? यानी कि आप कह सकते हो जलवायु किस किस पर डिपेंड करती है मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक जो है ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, एक ट्रिक है मेरे भाई। क्या ट्रिक है? इंग्लिश की ट्रिक है, डोंट वरी, इतने इंग्लिश के मुश्किल शब्द नहीं है जो आपको समझना है। एक शब्द है लैंड फॉर्म्स, LAND, लैंड फॉर्म्स हो जाएगा भाई, FORMS मेरे भाई। ठीक है, ये एक शब्द है लैंड फॉर्म्स। ये एक शॉर्ट जो है ट्रिक मान लो या फिर कुछ भी मान लो, ये एक शब्द आपको याद रखना है। इससे जो है वो सारे शब्द आपको निकल कर मिल जाएंगे मेरे भाई जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, या फिर वो वाले शब्द आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर जलवायु डिपेंड करती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं, उनके बाद जो है इन एक एक शब्द की मैं आपको जो है डिटेल से व्याख्या बताऊंगा, कौन सी होती है, क्या होती है, कैसे जो है ये जलवायु को प्रभावित करती है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल पे आ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, एल का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? एल से मतलब हो जाएगा लैटिट्यूड।
लैटीट्यूड हो जाएगा। लैटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हो जाएगा। एल्टीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए मेरे भाई, बेसिक है ये चीजें, ठीक है। तो ये सिर्फ याद कराने की ट्रिक है, अगर आप वैसे याद रख सकते हो भाई, कोई कहेगा मैं तो भाई सिंपल से याद कर लूंगा। जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? अक्षांश, जो अक्षांश हम देखा था ना, जो हमारी, जो फॉर एग्जांपल की मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? भूमध्य रेखा जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मकर रेखा है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जो है जलवायु को प्रभावित करती है मेरे भाई, ये अक्षांश रेखाएं हैं। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है? भूमध्य रेखा को मिलाकर 181 जो है अक्षांश रेखा हो जाएगी। तो ये अक्षांश रेखाएं भी जलवायु को प्रभावित करती है। उसके बाद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। अब मान के चलो ये अक्षांश पर जो है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भारत है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है? ये भारत है। अब मान के चलो एक ही अक्षांश पे जो है सारी चीजें बराबर है, लेकिन ऊंचाई भी जो है तापमान को, मतलब माफ कीजिएगा, ऊंचाई भी जो है जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे करती है? फॉर एग्जांपल मान के चलो कि भाई एक तो है चंडीगढ़ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये बिंदु मान के चलो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं, आप मान के चलो ये भारत है, ठीक है, ये भारत है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है? ये भारत है जो कि कर्क रेखा पर अवस्थित है मेरे भाई। अब मान के चलो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चंडीगढ़ है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश। क्या दोनों में जो है सेम टेम्परेचर रहेगा? मई के महीने में नहीं रहेगा। मई या जून के महीने में चंडीगढ़ में क्या होगा? चंडीगढ़ में गर्मी पड़ेगी भयानक, ठीक है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में क्या पड़ेगा? या फिर उत्तराखंड यहाँ पे है, उत्तराखंड में क्या पड़ेगा? ठंडी पड़ेगी मेरे भाई। क्यों पड़ेगी? क्योंकि ऊंचाई मैटर करती है। मैंने बोला ना यहाँ पे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई मैटर करती है जलवायु को चेंज करने में मेरे भाई, समझ आया? मतलब कि इसीलिए जो लोग हैं गर्मियों के महीने में पहाड़ों पर जाना जो है पसंद करते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? यहाँ से आगे चलते हैं, डोंट वरी, ये सारी चीजें अभी आगे एक एक करके बताने वाला हूं, ठीक है। एन से क्या हो जाएगा? एन से हो जाएगा नियरनेस ऑफ सी, नियरनेस फ्रॉम सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नियरनेस फ्रॉम सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा मेरे भाई समुंदर से निकटता, समुंदर से निकटता मेरे भाई। तो ये चीज भी, जो समुंदर से निकट है राज्य या फिर देश कह लो, उनकी जलवायु अलग होगी और दूसरों की अलग होगी मेरे भाई, ठीक है। ये भी जो है क्या करती है? ये भी जो है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है मेरे भाई। ये क्या है? LAND, डी है भाई। ये डी से क्या हो जाएगा? डायरेक्शन फ्रॉम विंड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्शन फ्रॉम विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका क्या मतलब हो जाएगा? हवाओं की दिशा। हवाओं की दिशा भी जो है जलवायु को प्रभावित करती है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम जो है कौन सी पढ़ेंगे भाई? यहाँ पे हम जेट स्ट्रीम को पढ़ेंगे और साइबेरिया की हवा भी पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है, कैसे जलवायु को वो प्रभावित करती है। एफ से क्या हो जाएगा? एफ से हो जाएगा फॉरेस्ट। एफ से क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट हो जाएगा, यानी कि जंगल हो जाएगा। अब फॉरेस्ट और जंगल कैसे प्रभावित करते हैं जलवायु को? बिल्कुल करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के मान के चलो ये अपना भारत देश है, ठीक है, ये क्या है? ये हमारा भारत देश है। अभी आप जो है गूगल पर, इंटरनेट पर हमारा गूगल वेदर करोगे ना, तो ये पूरा लाल लाल हुआ पड़ा है मेरे भाई। 1 सेकंड, 1 सेकंड, लाल कलर कहां पर है? ये रहा लाल कलर। आप ऐसे ऐसे देखोगे लाल लाल कलर फैला हुआ है पूरे भारत देश के ऊपर। अभी आप देखोगे ना गूगल पे, तो ये आप करके देखना। इसका क्या मतलब है? पूरा देश जल रहा है। जल रहा है मतलब आग नहीं लगी पड़ी, जल रहा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है मेरे भाई, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। टेम्परेचर हाई होने का क्या कारण है? टेम्परेचर हाई होने का ये कारण है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ों की कटाई की जा रही है, पेड़ों की कटाई की जा रही है। यकीन मानिएगा, इसके अगेंस्ट जो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब, सऊदी अरब या फिर इवन आप कह लो अफ्रीका देश, यहां पर भी इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है जितना वर्तमान में हमारे भारत में जो है जल रहा है मेरे भाई। समझ आ रहे हो मेरे भाई? तो यूरोप में तो वैसे पूरा ही ठंडा पड़ा है, लेकिन ये पेड़ों की कटाई की वजह से पूरा देश हमारा जो है जल रहा है, यानी कि फॉरेस्ट ये भी जलवायु को जो है प्रभावित
करते हैं मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये कैसे प्रभावित करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जंगल होंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे तो वो क्या करेंगे भाई, जड़ जो है पानी को सोखेंगे, पानी को पिएंगे और जो है वो पानी कहाँ तक पहुंचाएंगे, पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचाएंगे। पत्तियां क्या करेंगी, पत्तियां जो है पानी को वाष्पीकरण करेंगी, यानी को भाप बनकर जो है उनको उड़ा देंगी। भाप बनकर उड़ाएंगी तो वो भाप बनकर क्या बनेंगे, बादल बनेंगे मेरे भाई। ठीक है, बादल बनेंगे तो फिर वो जाके जो है वर्षा कर देंगे, और वर्षा करेंगे तो तापमान जो है वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होएगा तो जलवायु चेंज हो जाएगी। इसीलिए फॉरेस्ट जो है ये क्या करता है, जो है जलवायु को प्रभावित करता है मेरे भाई। आई बात समझ में। आई होप बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ आ रहा होगा, और बस लाइक और शेयर कर देना मेरे भाई, मेरा यही मकसद है, इतनी आसान भाषा में आपको समझाऊं कि आप इतने कॉन्फिडेंस हो जाओ कि हाँ सब कुछ समझ आ रहा है मेरे भाई, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप फीडबैक बताना कैसा आपको ये सेशन लगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट और जंगल होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान में जो ये आजकल चला हुआ है ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, उसके जो है जगह वैसे तो पेड़ लगा ही नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं तो छोटे मोटे ये बरकैन वगैरह जो अपने स्थानीय भाषा में बोलते हैं, बरकैन छोटे मोटे पेड़ है ना, ये लगा देते हैं। या फिर आजकल लोगों के एक और चला हुआ है, गमले वगैरह लगा देते हैं छत के ऊपर और सोचते हैं हमने तो ग्रीनरी करी। तो भाई वो जो वो छत के ऊपर जो गमले लगाते हैं ना, उनसे बादल नहीं बनेंगे, याद रखना। ये फॉरेस्ट जंगल बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पर जो है जंगल चाहिए, वो बादल बनाएंगे, ना कि 2-4 गमले लगा दिया आपने वो बादल बना देंगे। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। LAND एफ हो गया ना, ओ पे आ जाते हैं। तो ओ क्या बनेगा, ओशियन करंट बनेगा। ओ से क्या बनेगा, ओशियन करंट बनेगा, यानी कि समुद्री जलधारा। ठीक है, ये बनेगी समुद्री जलधारा मेरे भाई। ठीक है, आर से क्या बनेगा, आर से रेनफॉल बनेगा। ठीक है, रेनफॉल यानी कि बारिश बनेगी मेरे भाई। आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे। एम से क्या बनेगा, एम से बनेगा माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्वत। अब कुछ बोलेंगे पर्वत कैसे जलवायु को प्रभावित करती है, तो पर्वत तो मेरे भाई इतना प्रभावित करती है जलवायु को जितना आप सोच नहीं सकते। मेरे हिसाब से इन सारे जितना मैंने यहाँ पे बताया ना, L से लेके अभी M रह गया है। ठीक है, M तो मैंने करवा दिया, S रह गया। S से क्या होगा चलिए बता देता हूं, सोयल होता है, मिट्टी होता है, सोयल यानी कि मिट्टी। तो इन सभी कारकों में से मेरे हिसाब से जो ज्यादा प्रभावित करता है वो कौन करता है, वो M ही करता है, माउंटेन करता है, यानी कि पर्वत करता है। कैसे करता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए, जो फॉर एग्जाम्पल रूस से क्या आती है, रसिया से क्या आती है मेरे भाई, रसिया से ठंडी जलधाराएं आती है। कौन सी आती है, साइबेरिया की हवा आती है मेरे भाई। सुना है ना, रूस से कौन सी हवा चलती है, साइबेरिया की हवा चलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मान के चलिएगा ये क्या है, ये रूस है मेरे भाई। ठीक है, ये कौन सा देश है, रूस है। रूस की वैसे ज़्यादातर जनसंख्या इसी देश में यहीं पे रहती है मेरे भाई। ये सारा खाली पड़ा है मेरे भाई। ठीक है, ये खाली पड़ा है। ये वेस्टर्न रूस के अंदर जो है मोस्टली 90% जो जनसंख्या है रूस की, वो यहीं पर रहती है। यहाँ से एक विंड चलती है, हवा चलती है। कौन सी चलती है, ये विंड चल रही है। ठीक है, एक बार सोच के चलो, ये विंड चल रही है, कौन सी चलती है, साइबेरिया चल रही है। ठीक है, साइबेरिया चल रही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भारत है मेरे भाई। कैसे बनाऊं भारत, ये बन गया भारत। ठीक है, ये क्या है, ये भारत है मेरे भाई। ठीक है, ये भारत हो गया। चलिए साइबेरिया यहां पे नहीं लिखते, साइबेरिया यहां पे लिख देते हैं, साइबेरिया हवा। ठीक है, साइबेरिया हवा जो है ये अटैक कर रही है भारत के ऊपर। लेकिन यहां पे एक पर्वत फैला हुआ है। कौन सा पर्वत फैला हुआ है मेरे भाई, ये पर्वत फैला हुआ है लंबा। ठीक है, कहां से फैला हुआ है, उत्तर पश्चिम से लेकर, पता चला किसके बारे में बात कर रहा हूं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के बीच में फैला हुआ है, दक्षिण पूर्व तक, जिसका नाम है मेरे भाई महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय। महान हिमालय कहता है भाई आजा, मैं खड़ा हूं बीच में, भारत को कुछ नहीं होने दूंगा मेरे भाई। तो ये सारी साइबेरिया हवा यहीं पे रोक लेता है मेरे भाई, जिससे भारत जो है बच जाता है इस ठंडी जलवायु से मेरे भाई। तो ये मैटर करती है ये हवाएं, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। सारा जो है मैंने यहाँ पे आपको बता लिया है कौन कौन से जो है मैटर यहाँ पे जलवायु को प्रभावित करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब हम एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूं अक्षांश मेरे भाई। ठीक है, पहला हमने देखा था ना अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे ये प्रभावित करता है। लैटिट्यूड मतलब लेटी रेखा, ऐसे भी याद रखना, लेटी रेखा।
मतलब याद करने का तरीका है यार। वैसे मैंने हिंदी में क्या बताया था, अक्षांश रेखा, ये आप कैसे याद रखेंगे, ए ऐसे बनते हैं ना, ए ये लंबी लाइन कही ना, तो मतलब ये अक्षांश रेखा है मेरे भाई, ठीक है। देशांतर रेखा कैसी बताई थी, देशांतर नीचे की तरफ खड़ी रेखा है, तो ये ऐसी रेखा क्या बन गई, ये देशांतर बन गई। सिंपल सी बात है, कैसे याद कर लो, बस याद रखनी है आपको। लेटी रेखा, लेटीट्यूड क्या है, लेटी रेखा है, तो बस ये अक्षांश रेखा हो जाएगी। ये लेटी रेखा तो है, ये लेटी रेखा तो है, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगी हमारी, 1 सेकेंड, ये कौन सी हो जाएगी, अक्षांश रेखा हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक मैप बना लेता हूँ, हमारी पृथ्वी बना लेता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी जो है एक पृथ्वी हो गई मेरे भाई, आई बात समझे। ये बीच में से क्या जा रही है, ये बीच में से भूमध्य रेखा जा रही है मेरे भाई। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो अक्षांश है ना, ये कैसे जलवायु को प्रभावित करती है। तो भूमध्य रेखा हमारी बीच में हो गई मेरे भाई, वैसे मैं ये पहले बता चुका हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश है मेरे भाई, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, और ये क्या है, नॉर्थ पोल है 90 डिग्री मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये है साउथ पोल मेरे भाई, ये साउथ है, ये नॉर्थ है मेरे भाई, आई बात समझ में। अब कुछ जो अगर ये भूमध्य रेखा है, अगर आप इससे ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब भूमध्य रेखा से आप दूर होते जाओगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा मेरे भाई। यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट पॉइंट, भूमध्य रेखा से दूर होने पर तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसे अक्षांश कहेंगे मेरे भाई, ठीक है, अक्षांश कह लो या लैटिट्यूड कह लो मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां पे कुछ पॉइंट लिख देता हूं, टेम्परेचर कम होगा, जीव जंतु कम होंगे, अभी बताऊंगा, पेड़ पौधे कम होंगे, आई बात समझ में। मतलब ये भूमध्य रेखा है, मतलब सूर्य का प्रकाश जो है यहां पर सबसे ज्यादा पड़ता है मेरे भाई, यहां पर सबसे ज्यादा पड़ता है, तो यहां पे सबसे ज्यादा पड़ेगा, तो भाई सबसे ज्यादा बारिश यहां पे होगी, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे यहां पर होंगे, सबसे ज्यादा जो है, अगर पेड़ पौधे होंगे तो सबसे ज्यादा जो है जीव जंतु यहां पर होंगे मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर आप जो है ऊपर की तरफ, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे पेड़ पौधे कम होते जाएंगे, टेम्परेचर कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ये जो है भारत है, ठीक है, ये क्या है, ये भारत है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे नहीं बनाते, हम बनाते हैं यहां पे मेरे भाई, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है मेरे भाई, ठीक है। भारत यहीं पर तो है, कर्क रेखा के ऊपर, ठीक है। ठीक है, ये भारत हो गया मेरे भाई, ये कर्क रेखा के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये चंडीगढ़ है और ये केरल है मेरे भाई। अब देख लो, चंडीगढ़ छोड़ो, मानो ये है कश्मीर है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये कश्मीर है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, कश्मीर, ठीक है। ये कश्मीर है, और ये क्या है, ये केरल है मेरे भाई, ठीक है। अब देख लो, भूमध्य रेखा से ये केरल थोड़ा सा पास है, तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता है, और कश्मीर जो है और भी दूर है, तो ये मतलब फॉर एग्जांपल ये तो ऊंचाई का मैंने आपको बता दिया, मतलब ऊंचाई के हिसाब से ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये चीज आप याद रखेंगे, जो अक्षांश है ना, अक्षांश, इसके हिसाब से जलवायु जो है प्रभावित होती है मेरे भाई, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्या होगी, हाइट जो है बढ़ती जाएगी, ऊंचाई जो है बढ़ती जाएगी, और जो है आप भूमध्य रेखा से कम दूर होते जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। उस हिसाब से ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं, एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं इससे, ये जो हमने बात की ना अभी, ये अक्षांश रेखा, ये भूमध्य रेखा है, जैसे आप इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सारी चीजें कम होती जाएंगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है, जीव जंतु कम होते जाएंगे, और पेड़ पौधे कम होते जाएंगे। अंतिम में जब आप यहां पे चले जाएंगे, बिल्कुल बर्फ पड़ने लग जाएगी, तो बिल्कुल ही जो है सब चीजें और भी कम हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। अब मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूं, प्रश्न आप बताना अगर आपको कुछ समझ आया तो। सबसे ज्यादा जैव विविधता, विविधता, ठीक है, सबसे ज्यादा जैव विविधता या जंगल कहां पाए जाते हैं।
ठीक है, ये आप मुझे बताना। जब मैंने बताया ना भूमध्य रेखा पर जो है, और जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि भूमध्य रेखा से दूर होते जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, जीव जंतु कम होते जाएंगे, पेड़ पौधे जो है कम होते जाएंगे मेरे भाई। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं, एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई मेरे भाई। ठीक है, चलिए ऊंचाई की बात करें तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, भारत का नक्शा बना लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया मेरे भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक अक्षांश रेखा है, आप सभी जानते हैं बीचों बीच से भारत की कौन सी रेखा गई है, करक रेखा गई है मेरे भाई। ठीक है, बीचों बीच से भारत की कौन सी गई है, करक रेखा गई है। अब ये एक अक्षांश है मेरे भाई, वैसे तो ये भी एक अक्षांश है, करक रेखा भी क्या है, ये भी एक अक्षांश है। एक अक्षांश रेखा यहां से गई है मेरे भाई। ठीक है, एक अक्षांश रेखा यहां से गई है। ठीक है, अब मान के चलो इस अक्षांश पे यहां पे क्या है, यहां पे जो है चंडीगढ़ है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, चंडीगढ़ है। यहां पे क्या है, यहां पे उत्तराखंड है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है, उत्तराखंड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, बस आपको एक आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या जलवायु सेम होगा, एक ही अक्षांश पे है, क्या जलवायु सेम होगा, नहीं होगा मेरे भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऊंचाई मैटर करती है मेरे भाई। ठीक है, ऊंचाई मैटर कैसे करती है, फॉर एग्जांपल अगर चंडीगढ़ में अभी मई का महीना चल रहा है तो चंडीगढ़ में क्या पड़ेगी, भयंकर गर्मी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने से क्या होगी, ठंड बढ़ेगी। लेकिन जो है एल्टीट्यूड, उत्तराखंड जो है ये ऊंचाई में ज्यादा ऊंचा है चंडीगढ़ की अपेक्षा मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या पड़ती है, यहाँ पे जो है ठंडी पड़ती है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, ऊंचाई बढ़ने के साथ ठंड बढ़ेगी। ऊंचाई बढ़ने से ठंड बढ़ेगी, मतलब जो उच्चतम भूमि पर होगा वहां ठंड होगी। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसीलिए आप देख लो मई या जून के महीने में चंडीगढ़ क्यों नहीं जाते लोग, सारे उत्तराखंड ही क्यों जाते हैं, जम्मू कश्मीर ही क्यों जाते हैं, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड है मेरे भाई, ऊंचाई पर वो अवस्थित है, इसीलिए वहां पर ठंड होती है। यानी कि कहने का मतलब है जैसे अक्षांश प्रभावित करती है जलवायु को, वैसे ही जो है एल्टीट्यूड, ऊंचाई भी प्रभावित करती है मेरे भाई जलवायु को। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, तीसरे नंबर पर। तीसरा क्या था मेरे भाई, लैंड फॉर्म था ना, LAN, एन था यानी कि नियरनेस ऑफ जो है सी था मेरे भाई, यानी कि समुंदर से निकटता, समुंदर से निकटता। ठीक है, अब ये समुंदर से निकटता मेरे भाई कैसे जो है जलवायु को प्रभावित करता है, तो ये मान के चलो समुंदर से निकटता, समुंदर से जितना करीब रहोगे आप, समुंदर से जितना करीब रहोगे उतना ज्यादा ठंड से दूर रहोगे। दूर रहोगे, कैसे रहोगे, तो चलिए आइए आपको बता देता हूं। मतलब जहां पे समुंदर होगा ना, जहां पे समुंदर है वहां पर क्या ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी मेरे भाई। ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए लोग घूमने गर्मियों में ऊंचाई पर जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी तो लोग जो है समुद्र के किनारे थोड़ी जाते हैं। किसी ने देखा है भाई गर्मियों के महीने में कोई समुद्र के किनारे जाता है या फिर कोई बंबई वगैरह जाता है, क्यों नहीं जाता, क्योंकि वहां पर जो है ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, चिलचिलाती गर्मी होती है मेरे भाई। ठीक है, तो लोग जो है कहां पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाना पसंद करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक चीज आपको बताता हूं, एक सेकेंड। दिसंबर में, दिसंबर के महीने में, ठीक है, दिसंबर के महीने में क्या आपको क्या लगता है, गर्मी होगी या सर्दी होगी, कहां पर, मुंबई में, सोचो थोड़ा। गर्मी होगी या सर्दी होगी,
अब आप जानते हो सर्दी के, अभी जो है गर्मी चली हुई है, सर्दियों के महीने में हमारे हरियाणा हिसार में जो है कितनी ठंड पड़ती है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सर्दियों के महीने में जो है जो मुंबई है वहां पर क्या उतनी ही सर्दी पड़ती है जितनी हमारी हरियाणा में पड़ती है? नहीं पड़ती मेरे भाई। क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है ज्यादा, वो भी ज्यादा। गर्मी का क्या मतलब है? ज्यादा गर्मी का ये मतलब है वहां पर एसी चलते हैं मेरे भाई दिसंबर के महीने में भी। आई बात समझ में? इतनी जो है वहां पर गर्मी पड़ती है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन उसी के अगेंस्ट क्यों? क्योंकि वहां पर समुंदर है मेरे भाई, समुद्र के कारण जो है ऐसा वहां पर होता है। लेकिन दिल्ली में आ जाओगे तो दिल्ली में जो है भयानक ठंड होती है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि समुंदर से दूरी, समुंदर से दूरी मेरे भाई। आई बात समझ में? समुंदर से दूरी है। समुंदर से दूरी कितना है? दिल्ली ज्यादा दूर है, इसीलिए सर्दी में एक काम करना, कभी आपको ये लगे ना किसी दिन आप दिसंबर के महीने में पहले जाना, आप कहां पर जाओगे? मुंबई जाओगे। मुंबई जाओगे ना, वहां पे कभी आप ये ले जाओगे भाई रजाई रुजू ले जाओ, जो है कोट वगैरह ले जाओ, ये नहीं चलेंगे वहां पे। सिंगल टी शर्ट में भी काम चल जाएगा, दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन दिसंबर के महीने में 2-4 दिन मुंबई रहने के बाद जब आप दिल्ली आओगे ना, तो कंप कपाती सर्दी आपको मिलेगी मेरे भाई। दिल्ली की सर्दी तो आपको देखा ही होगा, दिल्ली तो आपके आसपास ही अपना हरियाणा के, तो दिल्ली की सर्दी आपको पता ही होगी। क्यों ये ऐसा क्यों होता है? तो ये समुंदर से दूरी मैटर करता है मेरे भाई, ठीक है। समुद्र से जो दूरी है ये तय करता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या था भाई? फोर्थ पॉइंट क्या था भाई? फोर्थ क्या था? लैंड फॉर्म्स था ना, LAND था शायद ना, डी था भाई, डायरेक्शन ऑफ विंड था, ठीक है, हवाओं की दिशा। यहां पे लिख लेते हैं हवाओं की दिशा। अब हवाओं की दिशा कैसे मैटर करती है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। हवाओं की दिशा जो है कैसे जो है ये जलवायु को प्रभावित करती है। तो फॉर एग्जांपल के लिए वर्ल्ड मैप तो यहाँ पे नहीं बना सकता, कैसे बनेगा वो? फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो ये क्या है? ये क्या है? भूमध्य सागर है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है? भूमध्य सागर है। इसके यहां पर क्या है? काला सागर है। इसके यहां पर क्या है? कैस्पियन सागर है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां पे क्या है? फारस की खाड़ी है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद आप देखो, अच्छा एक चीज याद रखना, वाष्पीकरण जो होता है ना, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कब होता है भाई? सर्दियों में होता है, गर्मियों में होता है, हमेशा होता है, कभी नहीं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वाष्पीकरण कभी ना हो, ये तो कथन ही गलत है, ठीक है। वाष्पीकरण क्या होता है? गर्मियों में ही होता है क्या, या फिर सर्दियों में होता है? मन में सोचो थोड़ा सा, एक सेकंड के लिए सोच लिया? तो मेरे भाई वाष्पीकरण ना तो ओनली गर्मियों में होता, ना ही ओनली सर्दियों में होता, वाष्पीकरण हमेशा होता है मेरे भाई, ठीक है। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण मेरे भाई हमेशा होता है, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो। बस फर्क इतना है, सर्दियों में वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो स्लो होती है, इसीलिए जो सर्दियों में आप कपड़े सुखाते हो ना, वो देर से सूखते हैं, 1 या 2 दिन सूखते हैं। लेकिन जो भाई गर्मियों में जो वाष्पीकरण होता है उसमें जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं मेरे भाई? क्योंकि वाष्पीकरण जो है बहुत ज्यादा होता है, 1-2 घंटे में ही जो है, अभी मई के महीने में देख लो, 1-2 घंटे में आपके जो कपड़े होते हैं वो कुरकुरे हो जाते हैं एकदम एकदम से मेरे भाई, ठीक है। तो वाष्पीकरण की मात्रा बस इतना सा है, गर्मियों में तेज होती है और सर्दियों में कम होती है, लेकिन वाष्पीकरण हमेशा होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ये हमने ऊपर देखा था ना, चलिए यहां पे एक बार से फिर से बना देता हूं। ये क्या है? ये भूमध्य सागर है मेरे भाई, भूमध्य सागर, BS से समझना, भूमध्य सागर है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे क्या है? यहां पे काला सागर है, KS, काला सागर, KS से मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैस्पियन सागर है, KS से कैस्पियन सागर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फारस की खाड़ी है मेरे भाई, फारस की खाड़ी मेरे भाई, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? वाष्पीकरण करते हैं मेरे भाई, ठीक है। मतलब क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण मैंने बताया ना हमेशा होता है वाष्पीकरण, और ये तो वैसे भी समुद्र है मेरे भाई, मतलब क्या है? वाष्पीकरण हो रहा है इन समुद्रों में, वाष्पीकरण हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? अब क्या करती है? यहां से कुछ हवाएं चलती है मेरे भाई, ठीक है। ये हवाएं चल रही है, मान के चलो,
ठीक है, ये हवाएं चल रही है। कौन सी हवाएं चल रही है? इनको बोला जाता है भाई जेट स्ट्रीम, इनको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, कौन सी हवाएं चल रही है? ये जेट स्ट्रीम जो है हवाएं चल रही है। और यहां पर क्या देश अवस्थित है? यहां पे हमारा भारत देश अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत देश है। लेकिन यहां पर एक चीज है मेरे भाई। क्या है यहां पर एक चीज? ये क्या है, कोई बता सकता है? यहां पे क्या है? पाक और अफगानिस्तान बॉर्डर है मेरे भाई। ठीक है, अफगानिस्तान बॉर्डर। और यहां पर एक चीज अवस्थित है, यानी कि एक पहाड़ अवस्थित है, एक पर्वत अवस्थित है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? हिंदू कुश पर्वत जो है इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हिंदू कुश जो है इस पर्वत का नाम हो जाएगा मेरे भाई। अब क्या एक चीज याद रखो, ये हवाएं क्या लेके आ रही है अपने साथ में? वाष्पीकरण लेके आ रही है, यानी कि समुद्र से जो है ये हवाएं जो है वाष्पीकरण, यानी कि जल की बूंदें लेकर आ रही हैं। यहां पर आ गई। यहां पर क्या है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर है। यहां पर एक हिंदू कुश पर्वत है। तो ये सारी हवाएं यहां पर टकराई मेरे भाई। सारी हवाएं यहां पर कहां पर टकराई? हिंदू कुश पर्वत पर टकराई। और सारा जल इन्होंने यहीं पर गिरा दिया मेरे भाई। ठीक है, कितना जल यहां पर गिरा दिया? 90% जल इन्होंने जो है 90% जल इन्होंने कहां पर गिरा दिया मेरे भाई? हिंदू कुश पर्वत पे यहां पे गिरा दिया और अफगानिस्तान को तबाह कर दिया मेरे भाई। अफगानिस्तान की फसल को तबाह कर दिया। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? मतलब कि ये सारी जो हवाएं थी ये क्या करके चली? सागर से जो है भाप यानी कि वाष्पीकरण लेकर चली। ठीक है, और इंडिया के जो है ये पाक और पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हिंदू कुश पर्वत पर जो है इन्होंने अपना सारा जल गिरा लिया। यानी कि हिंदू कुश पर्वत जो है इनको रोक लेता है, यहां से आगे ये नहीं बढ़ सकती मेरे भाई, जेट स्ट्रीम मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन ये जो हिंदू कुश पर्वत ने यहां पे रोक लिया, क्या जेट स्ट्रीम को यहां पर रोक लिया हिंदू कुश पर्वत ने, तो क्या ये भारत के लिए अच्छा है या फिर बुरा है मेरे भाई? सोचो एक सेकंड के लिए। इसने सारा जल यहां पे गिरा दिया, अफगानिस्तान को इसने तबाह कर दिया मेरे भाई। अफगानिस्तान की सारी जलवायु को इसने मेरे भाई तबाह कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान के चलो ये जो है हिंदू कुश पर्वत ना होता, ये हिंदू कुश पर्वत कहां पर होता? चलिए ये बाद में बताऊंगा हिंदू कुश पर्वत कहां पर होता। फॉर एग्जांपल अब यहां पे क्या होगी? 90% जो जल है ना, 90% जल इसने यहीं पर गिरा दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है 10% जो जलवायु है या फिर 10% जो हवा है वो जो है आर पार करके भारत तक पहुंच जाती है, जो कि कहां तक पहुंचती है? पंजाब तक पहुंच जाती है मेरे भाई। ठीक है, पंजाब तक पहुंच जाती है, कुछ कुछ हिस्सा हरियाणा और कुछ कुछ हिस्सा यूपी तक भी ये पहुंचती है। और यहां पे 10% जो है वर्षा करती है मेरे भाई, 10% वर्षा करती है। और 10% वर्षा करती है यानी कि ये गेहूं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, गेहूं की फसल के लिए मेरे भाई। ठीक है, गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप माना जाता है। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ना, यहीं से हवाई ये उड़ के आती है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज मान के चलो, अगर ये हिंदू कुश पर्वत मान के चलो कहां पर होता? दिल्ली में होता मेरे भाई। मान के चलो 90% जो है सॉरी ये जो हिंदू कुश पर्वत है ये दिल्ली के अंदर हो, तो क्या होता? तो ये फिर ये यहां पे नहीं बर्फानी गिरसाती 90% अफगानिस्तान में, फिर 90% कहां पर गिराती? भारत में गिराती। और भयंकर अकाल पड़ जाता, भयंकर सूखा पड़ जाता, कोई भी फसल नहीं होती मेरे भाई। पंजाब यूपी हरियाणा सब तबाह हो जाता मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये जो हिंदू कुश पर्वत है ये भारत के लिए अच्छा है, ताकि सारी बारिश जो है ये अफगानिस्तान के पीछे ही गिर देता है मेरे भाई। आई बात समझ में? अच्छा एक शब्द और यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो कुछ जो है बारिश की हवाएं निकल कर यहाँ पे आई ना, इसको क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया इसको बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, वृष्टि छाया इसको बोलते हैं। यानी कि ये ऐसे समझो एक पहाड़ है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है? ये एक पहाड़ है मेरे भाई। कोई हवाएं यहां से चल रही हैं। ठीक है, कोई हवाएं यहां से चल रही है मेरे भाई। ठीक है, ये हवाएं यहां से चल रही है और ये यहां पे टकरा के सारा जल यहीं पे गिरेगा मेरे भाई। ठीक है, यहां पे क्या बन गई? यहां पे इस साइड क्या होगा? इस साइड सूखा रहेगा, शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ एक हवाएं जो है पार करके चली जाती है, इसी को बोला जाता है वृष्टि छाया मेरे भाई। आई बात समझ में? इसीलिए बोला जाता है वृष्टि छाया। अब एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये राजस्थान है मेरे भाई।
ठीक है, ये राजस्थान है। अब राजस्थान में मोस्टली जो बारिश होती है वो कहाँ से होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी से जो पवनें चलती है ना, ये इसकी वजह से होती है। अब यहाँ पे बीच में क्या खड़ी है, क्या खड़ी है, कोई बता सकता है बीच में क्या खड़ा है? अरावली पर्वतमाला खड़ी है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला खड़ी है। तो ये क्या करती है, ये जो पश्चिम बंगाल की जो मानसून लेकर चलती है ना, तो ये अरावली पर्वतमाला इसको यहीं पे रोक लेती है और सारा जल यहीं पे गिर जाता है मेरे भाई। ठीक है, सारा जल यहां पे गिर जाता है और ये जो पीछे वाला राजस्थान रह गया, यानी कि ये पश्चिम वाला राजस्थान रह गया, ये सूखा रह गया मेरे भाई। ठीक है, ये क्या रह गया, ये सूखा रह गया, शुष्क रह गया। ठीक है, यहां पे क्या आ गया, जोधपुर आ गया, यहां पे क्या आ गया भाई, जैसलमेर आ गया। ये एरिया देखिए ना काफी शुष्क रहते हैं, बीकानेर हो गया, और ये जो एरिया है ये ग्रीन रहते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो पूर्वी राजस्थान है ना वो काफी हरा भरा है। यहाँ पे कोटा वगैरह आता है भाई शहर, एक बार मैं गया था कोटा में। ठीक है, काफी अच्छा हरा भरा शहर है मेरे भाई, और यहाँ पे वर्षा होती है मेरे भाई, अच्छी खासी वर्षा होती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए था मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये जो पश्चिमी विक्षोभ आता है ना, अच्छा पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं मेरे भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब इसका नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे बोला, ये जो हवाएं हैं ये पश्चिम से चली मेरे भाई, जो अभी मैंने आपको दिखाया भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, वहां से उठती हैं, तो ये भारत यहां पर है। कैसे बनाऊं, ये ऐसे बना देता हूं, ये क्या है भारत। अब ये भारत के कहां पर है, वेस्टर्न के अंदर है। ठीक है, वेस्टर्न के अंदर है। अब डिस्टर्बेंस क्या हो गया, ये जो भाप निकलती है, अब जैसे आप खाना बनाते हो या पानी गर्म करते हो तो भाप कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है ना, भाप कांप कांप के निकलती है, तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इनका जो है नाम पड़ गया। यहां तक सारी चीजें जो है मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, आई बात समझ में। ठीक है, यहां तक मैंने क्या बता दिया, यहां तक मैंने आपको सारा बता दिया, कौन सी बताई, हवाओं की दिशा तक बता दिया मैंने भाई, आई बात समझ में। तो ये चीज याद रखना, अगर हिंदू कुश पर्वत नहीं होता ना, कहां पे था हिंदू कुश पर्वत, ये रहा, अगर हिंदू कुश पर्वत नहीं होता तो भारत की जो फसल होती है ना, पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं होती है मेरे भाई। ठीक है, यूपी के अंदर भी अच्छी खासी होती है, हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी गेहूं होती है, तो ये सारी तबाह हो जाती मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, सारी फसल तबाह हो जाती अगर हिंदू कुश पर्वत ना होता यहां पर मेरे भाई। अगर यहां पे होता ना हिंदू कुश पर्वत, तो सारी चीजें जो है तहस नहस हो जाती मेरे भाई, आई बात समझ में। तो ये चीज याद रखना है, सारी चीज अभी तक मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे बता देता हूं क्या, हवाओं की दिशा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, पर्वतों की स्थिति। ठीक है, समुंदर से दूरी, ऊंचाई पढ़ चुके हैं हम, एल्टीट्यूड हमने पढ़ा ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अक्षांश पढ़ा, लैटिट्यूड। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं मेरे भाई, आई बात समझ में। यहां तक अभी कुछ रह गए, उनको ही फटाफट से बता देता हूं। यहीं से जो मैंने बताया है ना, जितनी चीजें मैंने ये बताई है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे बनता है, कौन सी जो जेट स्ट्रीम है कहाँ से चलती है, कैसे वाष्पीकरण लेकर चलती है, कौन सा पर्वत इनको रोक लेता है, कितने प्रतिशत कहाँ पर वर्षा करती है, ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं ना, यकीन मानिएगा एसएससी रेलवे में यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं मेरे भाई, आई बात समझ में। बस इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, पीडीएफ को सेव करके रख लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई जलवायु का। ठीक है, बाकी जो जितना भी डिटेल से, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बाकी जब डिटेल से हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना मेरे भाई, उसमें जो है एक एक चीज एक एक क्लास के अंदर हम करेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे तो क्या करवाना पड़ रहा है, एक पूरा चैप्टर एक ही क्लास के अंदर करवाना पड़ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई अच्छे लेवल से समझने के लिए, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, और हमारा क्या रह गया मेरे भाई, कहां तक आगे थे हम, हमने क्या पढ़ लिया था मेरे भाई, दिशा पढ़ ली थी ना, हवाओं की दिशा पढ़ ली थी मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। 5वें नंबर पर क्या था मेरे भाई, लैंड फॉर्म्स था ना, LANDF, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5वें नंबर पर F था, F से क्या बनेगा, फॉरेस्ट बनेगा मेरे भाई। ठीक है, F से क्या बनेगा, LANDFORMS मेरे भाई, आई बात समझ में। फॉरेस्ट से क्या बनेगा, जंगल बनेगा। इसके बारे में मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बता दूंगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे चलिए कोई नहीं, बता ही देता हूं, जितना ज्यादा जंगल होगा, वैसे मैं ये पहले बता चुका हूं, जितना ज्यादा जंगल होगा मतलब पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, उतनी ज्यादा बारिश होगी।
ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगी, बारिश होगी। क्योंकि क्या करेंगे पेड़, क्या करेंगे मेरे भाई, पेड़ क्या करेंगे, पेड़ की जो जड़ है पानी को सोख लेंगी, यानी कि पानी को पी लेंगी, और पानी की जड़ क्या करेंगी, पानी को ऊपर ले जाएंगी। ऊपर ले जाने के बाद जो है पानी की पत्ती क्या करेंगी, पानी के जो माफ कीजिएगा, जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो वाष्पीकरण करेंगे, और वाष्पीकरण के द्वारा जो है वो पानी उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा तो क्या करेगा, बादल बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए यहां पे लिख देता हूं, क्या लिखा हूं, जड़ पानी सोखेंगी, ऊपर ले जाएंगी। इसके बाद क्या है, पत्ती वाष्पीकरण करेंगी। ठीक है, वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा तो बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो क्या होगा मेरे भाई, बारिश होगी। बस बात खत्म। आई बात समझे, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बस ये ज्यादा से ज्यादा जंगल का क्या मतलब है, बहुत बड़े एरिया पर जो है पेड़ होने चाहिए, और बहुत बड़े एरिया पे जो है जंगल होनी चाहिए, तभी जो है बादल बनेंगे। ऐसा मत सोच लेना कि 2-3 गमले लगा दिए, 2-3 पेड़ लगा दिए तो बादल बन जाएंगे और बारिश हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 पॉइंट में क्या था, कहाँ गया 6 पॉइंट, LANDFO है। ओ से क्या था, ओशियन करंट था मेरे भाई, ओशियन करंट मेरे भाई। ठीक है, ओशियन करंट यानी कि समुद्री जलधारा। चलिए समुद्री जलधारा को देख लेते हैं। भारत में जो भारत की जो है, भारत की जलवायु में 2 समुद्री जलधाराएं बहुत खराब है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, भारत की जलवायु। ऊपर नोट्स में मैंने जब नोट्स का दिखाया था एक बार, उसमें 2 चीजें आपने देखी थी ना, एक अल्नीनो थी, एक लानीना थी, एक अल्नीनो थी, एक लानीना थी, एक अल्नीनो थी, एक लानीना थी। दोनों ही खराब है मेरे भाई। कैसे खराब है, एक तो इतनी बारिश कर देती है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक बारिश ही नहीं करती, सूखा काल पड़ जाता है। तो दोनों ही भारत के लिए खराब हुई, अल्नीनो भी खराब है, लानीना भी खराब है। अब देखते हैं, चलिए आइए, भारत की जलवायु, ठीक है, में 2 समुद्री जलधारा बहुत खराब है। कौन कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, एक तो हो जाएगी अल नीनो, और दूसरी क्या हो जाएगी, ला नीनो, ला लीनो हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अल नीनो का क्या मतलब है, अल नीनो का क्या मतलब है, बारिश नहीं होगी। और ला लीनो का मतलब क्या है, बारिश ज्यादा होगी। बारिश ज्यादा होगी मतलब बाढ़ आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे, मतलब बाढ़ आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला, क्या ओशियन करंट, समुद्री जलधारा, ओशियन करंट को क्या बोलेंगे, समुद्री जलधारा, जलवायु निर्धारित करेगी। तो आप कहोगे हां करेगी मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, ओ के बाद क्या था मेरे भाई, ओ के बाद था आर। आर का मतलब रेनफॉल यानी कि बारिश। बारिश तो ऑलवेज करेगी मेरे भाई। ठीक है, रेनफॉल यानी कि बारिश हो जाएगा। ठीक है, बारिश का क्या मतलब है मेरे भाई, बारिश से कैसे समझाऊं आपको, ऐसे समझ लो, बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, पंजाब हरियाणा, चलिए यही हो गया, बंगाल को भी ले लो भाई, वेस्ट बंगाल को भी ले लो। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया। यहां पे क्या होता है, बारिश ज्यादा होती है। बारिश
ज्यादा होती है। अब बारिश ज्यादा होगी तो खेती ज्यादा होगी। खेती ज्यादा होगी मेरे भाई, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें राजस्थान, राजस्थान में क्या है, बारिश ही नहीं होती, नाम मात्र की होती है, बारिश नहीं होती। तो क्या है, जमीन बंजर है, सिंपल सी बात है। तो जलवायु परिवर्तन हुआ ना मेरे भाई बारिश से, तो वर्षा की मात्रा जलवायु को प्रभावित करती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आठवां। आठवां क्या था मेरे भाई, क्या था रे आठवां, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, पाछे पीछे पीछे क्यों जाना है। LANDFORMS, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें पे आ गए ना। एम से क्या था मेरे भाई, एन से क्या था भाई, एल से लैटिट्यूड था, ए से एल्टीट्यूड था, एन से नियर ऑफ सी था, डी से क्या था, क्या था भाई, डी से नियरनेस ऑफ ये तो सी था, एफ से क्या था, फॉरेस्ट था, ओ से ओशियन करंट था, आर से रेनफॉल था, एम से माउंटेन था, एस से क्या था, सोयल था। माउंटेन और सोयल रह गए मेरे भाई, ठीक है, माउंटेन, ठीक है। तो चलिए माउंटेन को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन का तो मैंने आपको बता दिया था, ये क्या है, ये रूस है मेरे भाई, ठीक है, ये क्या है, रूस है। अब यहां से हवा चल रही है, कौन सी चल रही है, साइबेरिया की हवा चल रही है मेरे भाई, ठीक है, साइबेरिया, साइबेरिया की हवा चलती है। साइबेरिया की हवा बहुत ही कपकपानी वाली होती है, -60 डिग्री जो है टेम्परेचर होता है मेरे भाई, इनका याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे एक पर्वत खड़ा है मेरे भाई, वो बाहुबली में एक डायलॉग सुना है ना, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। तो फिर हम भी भारत वाले ऐसे ही कहते हैं, ये क्या है, हिमालय पर्वत है मेरे भाई। आपा भी यही कहते हैं कि भाई जब तक हिमालय पर्वत हमारे साथ खड़ा है तो साउथ जो रूस की जो साइबेरिया हवा है वो हमें नहीं टच कर सकती मेरे भाई, क्योंकि हिमालय जो है वो सारी हवाओं को यहीं पर रोक लेता है मेरे भाई, ठीक है। तो हिमालय पूरी तरह ढक जाता है, किससे पूरी तरह ढक जाता है, पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। आई बात समझ में, यहां तक सारी लिए, ठीक है। तो दीवार का काम करता है मेरे भाई हिमालय, दीवार का काम करता है हिमालय। तो भारत के लिए जो है दीवार का काम करता है हिमालय। और क्रिकेट में जो है भारत की वॉल किसे कहा जाता था, राहुल द्रविड़ को कहा जाता था मेरे भाई। आई यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो याद रखना जो पर्वत है ना, पर्वत ये जलवायु के निर्धारण में जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है मेरे भाई। लास्ट क्या बच गया, सोयल बच गया मेरे भाई, सोयल यानी कि मिट्टी। तो आप सभी जानते हैं भाई जो मिट्टी है ये भी जलवायु को निर्धारण करती है। कैसे करती है, तो आप सभी जानते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए दक्षिण भारत में कौन सी मिट्टी होती है, दक्षिण भारत में काली मिट्टी होती है, ठीक है। इसमें क्या अच्छा होता है, कपास होता है, कपास अच्छा होता है। वहीं आप जो है यहाँ की बात कर लो, हरियाणा इस तरफ की बात कर लो, तो मतलब कपास होता है लेकिन उतना अच्छा नहीं होता जितना इतनी आसानी से यहाँ पर काली मिट्टी में हो जाता है। तो मिट्टी भी जो है निर्धारण करती है मेरे भाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साउथ की साइड मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, केरल कारल कर्नाटक इस तरफ क्या होते हैं, ज़्यादा ड्राई फ्रूट होते हैं ना। तो हमारे हरियाणा या पंजाब की इस तरफ होते हैं ड्राई फ्रूट, नहीं होते ना। इसीलिए मिट्टी जो है जलवायु डिपेंड करती है मेरे भाई। आई बात समझ में। तो सोयल मिट्टी वाला जो है कंसेप्ट आप यहाँ से देख लेना कि भाई मिट्टी भी जो है जल का जो ये जलवायु है इसका निर्धारण करती है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारे सारे प्रकार हो गए हैं मेरे भाई, ठीक है। सारे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट मेरे भाई, ठीक है। अब जो है बेसिक बेसिक छोटी सी चीजें मैं आपको बता देता हूं, छोटी छोटी क्या होती हैं, ठीक है, वो आपको भी पता होगा मेरे भाई, ठीक है। फटाफट से बता देता हूं और जो है इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, चलिए ठीक है, ऋतु के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने ऊपर बता भी दिया था, चलिए कोई बात नहीं। मौसम विभाग के अनुसार कितनी ऋतुएं हैं मेरे भाई, भारत में 4 मुख्य ऋतु है मेरे भाई, ठीक है। पहली कौन सी हो जाएगी, शीत ऋतु। दूसरी कौन सी हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु।
तीसरी कौन सी हो जाएगी? लौटता मानसून लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। तीसरा कौन सा हो जाएगा? लौटता मानसून। चलो इससे पहले मानसून आना भी तो चाहिए, लौटेगा तो बाद में। पहले क्या लिखेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून लिखेंगे। कब आता है भाई ये दक्षिण पश्चिम मानसून, किसी को पता है कब आता है? अभी मई चल रहा है ना, अगले महीने एंटर कर जाएगा जून में, जून से सितंबर मेरे भाई। सितंबर में ये लौटना शुरू कर देगा, सिंपल सी बात है। लौटना मानसून यानी कि लौटता मानसून। मानसून, लौटता मानसून कब लौटना शुरू करेगा? अक्टूबर से नवंबर के बीच में, अक्टूबर टू नवंबर में ये लौटना शुरू कर देगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम लिखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डायरेक्ट आपके जो है एग्जाम में पूछता है मेरे भाई, एग्जामिनर जो है डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित? अच्छा हाँ सच्ची, यहाँ पे ये याद रखना, एक लू शब्द आएगा, ठीक है। लू शब्द, लू शब्द से क्या मतलब है? ये कहाँ पर चलती है लू? किसी को पता है लू कहाँ चलती है? हम कहाँ रहते हैं? हम उत्तर में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं। हरियाणा कहाँ पर है? हरियाणा उत्तर में है। तो याद रखना जो लू है उत्तर भारत के मैदानों में चलती है मेरे भाई, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है, उत्तर भारत मैदानों में चलने वाली गर्म हवा। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद चलते हैं, एक आपने नाम सुना होगा मैंगो शावर। मैंगो शावर क्या होती है? केरल और कर्नाटक में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम्स के लिए, बता रहा हूं फैक्चुअल डाटा, ठीक है। केरल और कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक में होने वाली मैंगो शावर है ना, ठीक है, पूर्व वर्षा होगी। कर्नाटक में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा, पूर्व वर्षा। अब पूर्व वर्षा का क्या मतलब है? जब मानसून आएगा ना, मानसून चलना स्टार्ट होएगा, मानसून बरसना स्टार्ट होगा, उससे पहले जो है केरल में या फिर कर्नाटक, केरल और कर्नाटक दोनों में एक जो है मैंगो शावर आता है। मैंगो शावर क्या होता है? फव्वारा टाइप बारिश होती है मेरे भाई, वो नकली फव्वारा नहीं, वो असली वाला फव्वारा होता है, ठीक है। फव्वारे टाइप बारिश होती है और वो बिल्कुल हल्की हल्की होती है, और वो जो है वो आम के पकने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है मेरे भाई, ठीक है। उसी को मैंगो शावर बोला जाता है। इसके बाद एक और शब्द आपने सुना होगा, चेरी ब्लोसम, ठीक है। चेरी ब्लोसम क्या होता है? तो केरल के आसपास, केरल और उसके आसपास ठीक है क्षेत्रों में कॉफी की खेती के लिए लाभदायक है मेरे भाई। ये क्या लाभदायक है? चेरी ब्लोसम मेरे भाई, याद रखना केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक या केरल के आसपास लगा लो, ठीक है। तो ये कॉफी की खेती सबसे पहले किसने की थी? मैंने पहले भी बता चुका हूं, एग्रीकल्चर वाली सीरीज देख लेना मेरे भाई, उससे बाहर कोई नहीं जाएगा। हरियाणा पुलिस के लिए एग्रीकल्चर बिल्कुल डिटेल में करवाया है, एग्रीकल्चर मान लो या फिर जो है एनिमल हस्बेंड्री, दोनों मैंने सेपरेट करके बताए हैं। टोटल 27 लेक्चर मैंने वहां पर करवाए हैं, उस प्ले लिस्ट को जरूर देख लेना अपने हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले। उसके अलावा कोई भी चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो वहां पर मैंने पूरा खेती और जो है एग्रीकल्चर के बारे में बताया। तो ये याद रखना, कॉफी की जो बीज है वो सर्वप्रथम कौन लेके आया था भारत में? बाबा बूदन लेके आए थे मेरे भाई, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। इसके बाद एक और शब्द है, आपने सुना होगा, क्या नाम है? काल बैसाखी, ठीक है। काल बैसाखी क्या होता है मेरे भाई? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी वैसे खेला हो गया मेरे भाई, ममता बनर्जी का कर दिया इस बार काम। हमारे हमारे तो नहीं बोलूँगा मैं, मेरा तो नहीं बोलूँगा मेरे भाई, ठीक है ना। मोदी जी ने काम कर दिया है दीदी का, ठीक है। और बाकी चलो भाई ठीक है, हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे, और तो क्या इलाज है भाई।
ठीक है, काल बैसाखी की बात कर रहे थे। ठीक है, और क्या बोल रहा था मैं, भुला और दिया यार। खैर, हाँ, काल बैसाखी की बात कर रहे थे। ये कहाँ पर होती है भाई? पश्चिम बंगाल में शाम को आने वाला तूफान है मेरे भाई ये। ठीक है, पश्चिम बंगाल में शाम के समय आने वाला भयानक तूफान है। तेज कह लो, भयानक कह लो, तूफान है मेरे भाई। आई बात समझ में? अब एक और शब्द आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, बस यहीं पर खत्म करते हैं इसको। बारदोली छीड़ा, किसी ने सुना है ये शब्द? बारदोली छीड़ा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको सुना होगा आपने, बारदोली छीड़ा मेरे भाई। ठीक है, अब ये बारदोली शब्द आपसे डायरेक्ट पूछेगा, बताइए जो है ये बारदोली छीड़ा जो है ये वर्षा कहाँ पर होती है मेरे भाई? ठीक है, कहाँ पर होती है? असम के अंदर होती है मेरे भाई। ठीक है, असम के अंदर होती है। ये जो काल बैसाखी है ना, क्या काल बैसाखी, इसी को जो है असम में बारदोली छीड़ा कहते हैं। सिंपल सी बात है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां पे लिख देता हूं, काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या है? एक सेकंड, काल बैसाखी को ही असम में बारदोली छीड़ा कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या था? काल बैसाखी क्या था? ये शाम के समय आने वाला तेज और भयानक तूफान था, जो कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आता है। सेम इसी तूफान को जो शाम को आता है, भयानक आता है, तेज आता है, बस इसको असम में क्या कहा जाता है? असम में इसको जो है बारदोली छीड़ा बोला जाता है। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र छोड़ो मारो गोली, सांगपो नदी, सांगपो नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत मानसरोवर से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से मेरे भाई। ठीक है, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। वहां पर सांगपो नदी को क्या बोलते हैं? दिहांग नदी बोलते हैं। लेकिन उसी सांगपो नदी को असम में क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। ठीक वैसे ही जो है काल बैसाखी को जो है बारदोली छीड़ा कहां पर कहा जाता है? असम में कहा जाता है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। और यहां पे हमारा जो है जलवायु चैप्टर कंप्लीट होता है मेरे भाई। और एक भाई ने बोला था सेव कर देना, ये देखो आपके आगे ही जो है मैंने ये सेव करना स्टार्ट कर दिया है, सेव होना स्टार्ट हो गया है। इसी पीडीएफ में जो है ये सारी चीजें आपको सेव मिलने वाली है मेरे भाई। ठीक है, बस ये 1-2 सेकंड का समय लेगा। ये जो डॉट डॉट घूम रही है ये हो गया भाई सेव। आई बात समझ में? ये अब सारा सेव हो गया है, ये आपको जो है पीडीएफ के दौरान मिल जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर जलवायु की करवा दी है मेरे भाई। ठीक है, अब हम कहां पे चलेंगे? अब हम जो है एक एक करके इनके क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से चलते हैं क्वेश्चन के एक एक करके मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है और उसका मूल अर्थ क्या है? तो ये सारी चीजें आपने, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पढ़े होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये अरबी भाषा के शब्द से किससे हुई है? ठीक है, किसकी मानसून शब्द की उत्पत्ति, यहां पे क्या पूछा है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के शब्द मौसिम से लिया गया है मेरे भाई। आई बात समझ में? मानसून शब्द कहां से लिया गया है? अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? ऋतु बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से देख लेना, मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसिम से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु मेरे भाई। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया भारत के उत्तर पश्चिम भाग, जो कि पंजाब और हरियाणा, आप सभी जानते हैं भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से 2 स्टेट शामिल है? पंजाब और हरियाणा। इनमें शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर क्या बोला जाता है? पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है मेरे भाई। पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, सारी चीजें वहीं से है, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है। मैंने आपको बताया था ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा बोल रहा हूं, भूमध्य सागर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे काला सागर है। यहाँ पे क्या है? कैस्पियन सागर है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? फारस की खाड़ी है। अब यहाँ से जो है हवाएं चलती हैं मेरे भाई। ठीक है, ये हवाएं चलती हैं, देखा था ना, जो स्ट्रीम चलती हैं ये अपने साथ क्या लेके चलती है? ये हम अपने साथ वाष्पीकरण चलती है। यहाँ पे क्या खड़ा है? यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर है, हिंदू कुश पर्वत खड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भारत है।
यहाँ पे भारत है। ठीक है, अब ये सारा 90% जो जल है ये हिंदू कुश पर्वत रोक लेता है, यहीं पर सारी जल गिरा देती है, अफगानिस्तान की सारी फसल तबाह हो जाती है। 10% जल जो है, 10% जो हवाएं हैं वो घूमकर कहाँ पर आती है, पंजाब हरियाणा यूपी के अंदर आती है। और ये जो 10% जल है, इसीलिए पंजाब में जो है, पंजाब के किसान पानी नहीं देते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहीं से ये जल ग्रहण कर लेती है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ से जो बूंदे या फिर वर्षा प्राप्त होती है गेहूं के, ये काफी लाभदायक होती है, इसीलिए इनको जो है गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। काल बैसाखी नहीं, लू नहीं, मावट नहीं, मैंगो शावर, अच्छा मावट दिया है क्या यहाँ पे? चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मावट बोला जाता है इनको स्थानीय भाषा में। आई बात समझ में? स्थानीय भाषा में इनको क्या बोला जाता है, मावट बोला जाता है। लू कहां पर चलती है, उत्तर भारत में चलती है मेरे भाई। कब चलती है, मई जून में चलती है मेरे भाई। ठीक है, मई जून में ये चलती है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? मैंगो शावर अभी हमने देखा था केरल कर्नाटक में चलती है, केरल कर्नाटक में पूर्व मानसून। आई बात समझ में? पूर्व मानसून जो वर्षा होती है उसको मैंगो शावर बोला जाता है मेरे भाई। काल बैसाखी अभी हम देख के आए हैं, काल बैसाखी जो है वेस्ट बंगाल में शाम के समय तेज भयानक तूफान आता है, उसको काल बैसाखी बोला जाता है। और इसी को असम में क्या बोला जाता है, इसी को असम में जो है बारदोली छीड़ा बोला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बताओ मेरे भाई। ठीक है, ये यहां पे देख लेना। उत्तर पश्चिम में सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। यह वर्षा रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए अमृत के समान जो है मानी जाती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एएस कोड भारत के किस विशेष क्षेत्र की जलवायु को दर्शाता है। तो ये कोड मैंने यहाँ पे नहीं कराया है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ, इसी पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा, ये कोड मैंने लिखे थे, कहीं पर लिखे थे, मेरे याद आ रहा है, एक सेकेंड, कहाँ पर लिखा था, ये रहा ना, ये तो नहीं है यार। इस पीडीएफ को आप पढ़ेंगे ना, सारी चीज आपको मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये रहा, ये रहा। ठीक है, भारत के जलवायु प्रदेश यहाँ पे देखो, कोपेन के अनुसार भारत के प्रमुख जलवायु क्षेत्र AMW AS, ये AS की, अभी AS की बात कर रहा था ना, यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट की जलवायु है। यहाँ गर्मियां शुष्क होती है क्योंकि यहाँ सर्दियों में बारिश होती है। यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन पे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई। कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे भाई। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। एएस पूछा था ना, कोड भारत के किस विशेष क्षेत्र की जलवायु को जो है दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, कोरोमंडल तट को जो है ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? सारी चीजें आपको मिलने वाली है, बस आपको पढ़ने वाला बनना है, एक पढ़ने वाला बच्चा बनना है मेरे भाई। मैं ये नहीं कहता कि 24 के 24 घंटे आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप अगर ये भी डिवाइड कर लो ना, अपनी लाइफ को 3 हिस्सों में बांट लो, 8 8 8 8 या 24, 8 घंटे आपको क्या करना है, 8 घंटे आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ 8 ही घंटे बोल रहा हूं, आपको 12-13 घंटे नहीं पढ़ना है, सिर्फ 8 घंटे पढ़ लो। उसके बाद कितने घंटे बच गए, 8 घंटे सो लो। 8 घंटे तो सो लोगे, इतना ही मैक्सिमम टाइम होता है, इससे भी कम सोओगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 8 घंटे में आप बाकी सारे काम कर लो। इसके अंदर क्या कर लो, फोन ऑफ फ्रेंड कर लो, ठीक है, टीवी देख लो, अपनी इंस्टाग्राम चला लो, अपनी मतलब वहां पे भी आपको पढ़ाई करनी है। इंस्टाग्राम में बहुत सारी अल्ट शल्ट चीजें हैं, ठीक है, वहां पर आपको स्टडी से रिलेटेड, मतलब कहने का मतलब फॉर एग्जांपल है, अपनी लाइफ को 3 हिस्सों में बांट लो, सिर्फ आपको 8 घंटे पढ़ना है। अगर 8 घंटे अगर आप अदरवाइज काम कर रहे हो ना, जैसे कि रनिंग करने जा रहे हो सुबह शाम, या फिर आप खेल रहे हो, या फिर फोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो 8 घंटे अगर आप कर रहे हो ना, मुझे इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है आपकी। लेकिन अगर आप 8 घंटे ये कर रहे हो ना, तो 8 घंटे आपको पढ़ाई भी करनी है मेरे भाई। आई बात समझ में? 8 घंटे सो जाओ, और क्या बच गया आपके पास, यही 3 काम तो है यार रिसेंटली में। लेकिन आप ये तो ईमानदारी से करते हो, 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे खेलते हो, कूदते हो, ये तो ईमानदारी से करते हो। लेकिन 8 घंटे आप ईमानदारी से पढ़ते नहीं हो मेरे भाई, यकीन कह सकता हूं मैं, लिख के कोई कमेंट में बताना कोई ईमानदारी से करता है ये तीनों चीज फॉलो भाई। अगर नहीं करता ना, तो आज से ही ये चीज फॉलो करना शुरू कर दो मेरे भाई। ठीक है, काफी संतुलित आपकी जिंदगी हो जाएगी मेरे भाई, और आप काफी हल्का फील करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरे, क्वार की उमस या अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। आप सभी जानते हैं भाई, जब लौटता मानसून है अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर से नवंबर में जो है मानसून जो है लौटना शुरू कर देता है। इस समय जो है अक्टूबर की गर्मी, अक्टूबर में गर्मी बहुत पड़ती है, तो किसके कारण होती है, मानसून का आगमन और निम्न दाब। ये तो गलत है, मानसून तो कब आ गया था, जून में आ गया था मानसून तो। स्वच्छ आकाश और उच्च आर्द्रता, ये भी नहीं होगी। ठीक है, हिमालय से आने वाली शीतलहर, ये भी नहीं होगी। चक्रवातों का बार बार आना, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ आकाश और उच्च आर्द्रता जो है इसका राइट ऑप्शन
हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? स्वच्छ आकाश होगा और उच्च आर्द्रता होगी, इसीलिए जो है अक्टूबर की गर्मी आपको फील होगी मेरे भाई। आई बात समझ में? उमस टाइप लगेगा आपको। इसके बाद हम चलते हैं आगे। क्या, अच्छा ये यहाँ पे लिखा गया है अक्टूबर में मानसून लौटने लगता है जिससे आकाश साफ हो जाता है, उच्च तापमान और जमीन में मौजूद नमी आर्द्रता के कारण उमस भरी गर्मी जो है पैदा हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा के मार्ग में स्थित मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होने का भौगोलिक कारण क्या है? तो मैं मौसिनराम के बारे में बता चुका हूं। कब हम जब भारत के भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे थे, वहां पे हमने मेघालय पढ़ा था ना, तो वहीं पर है ये मौसिनराम मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्या होता है? अरावली पर्वत का समांतर होना, ये तो नहीं है मेरे भाई। ये क्या कह रहा है? बंगाल की खाड़ी में मानसून शाखा के मार्ग में मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होने का भौगोलिक कारण क्या है? मतलब कि ऐसा क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी की जो मानसून शाखा है वो सबसे ज्यादा जल जो है मौसिनराम में ही गिराती है? तो क्या इसका अरावली पर्वत का समांतर होना ये कारण है? ना भाई, अरावली पर्वत तो है भारत के उत्तर पश्चिम में है, जहां पे राजस्थान है। पहाड़ियों का कीपकार होना, कीपकार मतलब कि ऐसे होना मेरे भाई, क्या ये है मेरे भाई? ठीक है, तो तिब्बत के पठार की ऊंचाई, ये ना, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, समुद्र से इसकी अत्यधिक दूरी, ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहाड़ों की कीपकार आकृति होना, यही जो है मौसिनराम में जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होने का कारण है। कैसे है? मौसिनराम मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप फ्यूनल के आकार की है, जो मानसूनी हवाओं को घेर लेती है और भारी वर्षा जो है मेरे भाई करती है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक सेकेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है हमारा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा ये सेम ही आ गया क्वेश्चन, हम ये सेम ही आ गया भाई। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 6 था क्या? क्या कर रखा है यार। चलिए 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है मेरे भाई, असम में गर्मियों के दौरान आने वाले गरज चमक के साथ तूफानों को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो असम में गर्मियों के दौरान आने वाले गरज चमक के साथ तूफानों को जो है स्थानीय स्तर पर क्या बोला जाता है मेरे भाई? लू बोला जाता है, काल बैसाखी बोला जाता है, बारदोली छीड़ा बोला जाता है, या फिर मैंगो शावर बोला जाता है? मैंगो शावर तो हो नहीं सकता मेरे भाई, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। बारदोली छीड़ा हो जाएगा। देखा था ना हमने असम में काल बैसाखी। काल बैसाखी कहाँ पर था? काल बैसाखी कहाँ पर था? वेस्ट बंगाल में था। ये जो है क्या थे? ज़्यादा जो है गरज के साथ तूफान था, और इसी को जो है असम में क्या बोला जाता है? इसी को असम में जो है बारदोली छीड़ा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में जिसे काल बैसाखी कहते हैं, उसे असम में जो है बारदोली छीड़ा कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है भाई, भारतीय मानसून को शक्ति प्रदान करने वाला मैस्केरेन हाई हिंद महासागर के किस हिस्से में जो है स्थित होता है? तो किस हिस्से में स्थित होता है मेरे भाई ये? तो ये किस हिस्से में स्थित होता है? श्रीलंका के पास, मॉरिशस के पास, लक्षद्वीप के पास, या फिर ऑस्ट्रेलिया के पास? राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉरिशस के पास ये अवस्थित होता है। यह हिंद महासागर में मॉरिशस के पास स्थित एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। जितना मजबूत मैस्केरेन हाई होगा, भारत की ओर आने वाली मानसून पवनें उतनी ही शक्तिशाली होंगी मेरे भाई। ठीक है, मॉरिशस जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में बोल रहा है, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर होती है? तो अभी हम देख के आए हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। कोई बता सकता है? सोचो एक सेकंड के लिए, पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति है वो कहां पर होती है मेरे भाई? सोचो सोचो। अभी मैंने क्या बताया था? ये था भूमध्य सागर, तो बस यहीं से होती है। भूमध्य सागर से किसकी उत्पत्ति होती है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आई बात समझ में? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, भारत में वर्षा की परिवर्तनशीलता के संबंध में कौन सा नियम जो है सही है? कौन सा नियम सही हो जाएगा भाई?
जहां वर्षा अधिक होती है वहां अनिश्चितता भी अधिक होती है। जहां वर्षा सबसे कम होती है वहां अनिश्चितता भी सबसे अधिक होती है मेरे भाई। पूरे भारत में वर्षा की अनिश्चितता एक समान रहती है मेरे भाई, ठीक है। और समुद्र के पास वर्षा की अनिश्चितता सबसे अधिक होती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वर्षा की मात्रा, नियम क्या कहता है, वर्षा की मात्रा और उसके परिवर्तनशीलता में उल्टा संबंध है मेरे भाई, ठीक है। वर्षा की मात्रा और उसकी परिवर्तनशीलता में जो है उल्टा संबंध है। अब आपको इसका आंसर मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। वर्षा की मात्रा, यहां पे क्या लिखा गया, वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहां अनिश्चितता भी अधिक होती है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि नियम और ये अपोजिट होंगे। जहां वर्षा सबसे कम होगी वहां अनिश्चितता भी सबसे अधिक होगी। पूरे भारत में वर्षा की अनिश्चितता एक समान रहती है, ये तो नहीं हो सकता। सब समुद्र के पास वर्षा की अनिश्चितता सबसे अधिक होती है। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। राजस्थान और लद्दाख जैसे निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की अनिश्चितता सबसे अधिक जो है <50% होती है मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, भारतीय परंपरा के अनुसार शिशिर ऋतु का समय अंग्रेजी कैलेंडर के किन महीनों के लगभग होता है मेरे भाई, ठीक है। अंग्रेजी कैलेंडर को क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो है 16 जनवरी से फरवरी के अंत तक होती है मेरे भाई। कहाँ है, जनवरी से फरवरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय कैलेंडर में माघ और फाल्गुन के महीने में शिशिर ऋतु कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लगभग 16 जनवरी से फरवरी के अंत तक ये होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट को पार करने के बाद मानसूनी हवाएं जब पुणे या मध्य महाराष्ट्र पहुंचती हैं तो वर्षा कम क्यों हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई कम, क्योंकि वे समुंदर से दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि वहाँ अरावली पर्वत स्थित है, क्योंकि वहाँ तापमान बहुत कम होता है मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वृष्टि छाया हो जाएगी। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद मानसूनी हवाएं जो हैं पुणे या मध्य महाराष्ट्र पहुंचती हैं तो वर्षा कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, वृष्टि छाया इसका कारण है मेरे भाई, ठीक है। हवाएं पहाड़ के पश्चिमी ढाल पर वर्षा कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये पहाड़ है, यहाँ पे हवाएं टकराई तो क्या होगी, वर्षा का पानी यहाँ पे गया, यहाँ पे पानी नहीं गिरा, कुछ एक बूंद, कुछ एक जो हवाएं हैं वो निकल कर जरूर पहुंच जाती है, लेकिन 90% जो है जल यहीं पर गिरेगा मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया बोलेंगे। इस साइड को क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया, ठीक है। पहाड़ पार करने के बाद हवाएं नीचे उतरती हैं और गर्म व शुष्क हो जाती हैं, इसे ही वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं जहां बहुत कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्या कह रहा है, सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भारत में मानसून कमजोर हो जाता है, इससे भारत में अधिक वर्षा, अच्छा मानसून होता है, इसमें केवल बर्फबारी होती है, इसका मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मेरे भाई। सकारात्मक है, आईओडी इंडियन ओशियन डायपोल इसको बोलते हैं, भारतीय मानसून के लिए अनुकूल माना जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो क्या माना जाता है, अनुकूल माना जाता है, यानी कि इससे भारत में अधिक वर्षा, अच्छा मानसून जो है ये होता है मेरे भाई, ठीक है। 2019 में सकारात्मक आईओडी के कारण भारत में भारी वर्षा हुई थी मेरे भाई, ठीक है। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 क्या बोल रहा है भाई, मानसून के दौरान जब एक या अधिक हफ्तों तक वर्षा पूरी तरह रुक जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, मानसून विच्छेद बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कोपेन की योजना के अनुसार भारत के गंगा के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। CWG जो है ये जलवायु पाई जाती है। तो ये हमारा जो है चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पे जो है चैप्टर मैंने सेव भी कर दिया मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारा जो है जलवायु टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है मेरे भाई। तो बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये टॉपिक आपको कैसा लगा, क्या आसान लगा, समझ आया कुछ आपको, ठीक है। तो ये मेरे लिए फीडबैक आप जरूर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में हम ऐसे ही डिटेल से जो है टॉपिक को कवर कर सके और अपनी तैयारी को और एक लेवल जो है अप ले जा सके मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बस आपको क्या करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है मेरे भाई, ठीक है। कल हम कौन सा टॉपिक करेंगे, कल हम जो है भारत की जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। भारत की
फॉरेस्ट रिपोर्ट करेंगे, ISFR जिसको बोलते हैं ना, रिपोर्ट करेंगे और ये लेटेस्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। 2023 की तो आ रखी है, मेरे हिसाब से 2025 की भी आ गई होगी, ये फाइंड आउट करूंगा मैं थोड़ा सा। जो भी लेटेस्ट होगी 2023 या फिर 2025 वाली, वो जो है हम करने वाले हैं। कल वाले टॉपिक में हम भारत की फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है करने वाले हैं। जो बड़े बड़े टॉपिक थे भारत के भूगोल के, जैसे कि क्या था, भारत का परिचय था, भौगोलिक प्रदेश था, नदियां बोल लो, अपवाह तंत्र बोल लो, एक ही बात है, मिट्टी लगा लो, जलवायु लगा लो, सारी चीज मैं आपको कवर करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं की तो ये आपकी गलती है मेरे भाई। यहां से इंडिया जीके में क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, और आप नहीं कर पाओगे इतना डिटेल से अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मेरे भाई, ठीक है। तो आगे 2-4 दिन बचे हुए हैं, आज तो 69 ही है, अभी 6 क्लासेज और आएंगी, तो मोस्टली जो है भारत का भूगोल इसी में कवर करवा दूंगा आपका। आई बात समझ में? तो आपको बस ईमानदारी से बताना है वीडियो लेक्चर आपको कैसी लग रही है, सीरीज आपको कैसी लग रही है, कोई भी कमी है तो भी बता देना मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और जो है पीडीएफ सारी डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।